हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारा जो इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, उसके मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे साथ पेन और बुक लेके बैठिएगा, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन देखते ही आपको पॉज करना है, खुद ट्राई करना है, ओके, अप्लाई करना है जो कुछ भी सीखा है हम लोग ने, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, और कोशिश करनी है चीज़ों को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। बाकी अगर नहीं हुआ तो मैं हूँ ही आपको राइट आंसर बताने के लिए, बाद में रिज्यूम बैक करने पर आपको राइट आंसर समझ में तो आ ही जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल। पॉज करो, कोशिश करो, चलो आई होप आपने किया होगा। तो सवाल बहुत सिंपल सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड। ओके, अब इसी टाइप का सवाल हम लोग ने PYQ में भी किया था। तो मैं आपको बस वीडियो की शुरुआत में इतना ही बताना चाहूँगा कि जैसे पैटर्न आ रहा है क्वेश्चंस का, ओके, नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो उन टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको कहीं मिल रहे हैं, ओके, तो सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कभी कभार सिमिलर पैटर्न वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ओके, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा पर सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपकी तो चांदी है। चलो, तो ये भी वैसे ही कुछ है। एक PYQ में हम लोग ने सॉल्व किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, लुईस एसिड बोले तो ऐसे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हमें ढूंढना है भाई, इनमें से सिर्फ, बस काम खत्म हो गया। तो AlCl3 है, MgCl2 है ऑप्शन में, CaCl2 और BaCl2। अब देख के ही पता चल रहा है क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जैसा काम वो स्पीशीज करेगा जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील कर रहा है, जिसके पास कमी है भाई इलेक्ट्रॉन की। तो अगर मैं AlCl3 की बात करूं तो हमारा एल्यूमिनियम जो है क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है ऐसे 3 बॉन्ड से। अगर हम लोग देखें इस चीज को कि भाई एल्यूमिनियम के अगल बगल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस सिनारियो में ऐसे 3 बॉन्ड्स हम लोग अगर बनाए तो हमें तो पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम के अगल बगल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। अब ये जो सेंट्रल एटम के अगल बगल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सबको पता है ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, करेक्ट। मतलब ये स्पीशीज ही हो गई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, क्योंकि इसके बीच वाला जो सेंट्रल एटम है वो नाखुश है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तब जाके खुश हो जाएगा वो। अब इसी चक्कर में फिर ये स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, और फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इलेक्ट्रॉन के खोज में चलने लगेंगे, और फिर ऐसे स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। सिंपल। तो हमारा आंसर क्या है भाई, AlCl3। अब बाकी की चीजें देखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, आपको पता है ये मैग्नीशियम क्लोराइड बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है भाई। मैग्नीशियम भी खुश है, क्लोरीन भी खुश है, कैल्शियम भी खुश है, क्लोरीन भी खुश है, बेरियम भी खुश है, क्लोरीन भी खुश है। इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग है, करेक्ट। तो इनमें ना ये स्पीशीज में कोई भी हमारा सेंट्रल एटम ऐसे नाखुश नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, इस वजह से नाखुश नहीं है। तो भाई बस एल्यूमिनियम बचा जो नाखुश है, और फिर उसकी वजह से ये स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बन गई, और फिर ये इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करने लगे, लुईस एसिड की तरह बिहेव करने लग गई। चलो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर दूसरा सवाल। क्या है भाई, द एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, बाप रे बाप, एंड कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। अरे बाप रे। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है भाई जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के लिए लिक्विड स्टेट में रह रहा है, और हाई टेम्परेचर मतलब बड़े हायर टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स में आप अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखोगे, आपके NCERT में एकदम क्लियर कट अच्छे से लिखा हुआ है गैलियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब गैलियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताया गया है कि भाई गैलियम जो है ना वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कितने, ओके, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो 30 डिग्री सेल्सियस के बाद वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है, ये लिखा हुआ है क्लियर कट। और चलो कब तक, किधर तक करता है मालूम है, 2000 डिग्री सेल्सियस तक ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो भाई इसका जो
लिक्विड स्टेट में रहने का रेंज है, टेम्परेचर रेंज, ये तो अच्छा खासा वाइड है, तो हमसे तो वही पूछा जा रहा है कि भाई एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट फॉर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। दूसरी बात, अब क्योंकि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी 2000 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसका मतलब हम दूसरे गरम गरम चीजों को इस एलिमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं, उनका टेम्परेचर, कि दूसरे गरम गरम चीजों का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, करेक्ट। तो बस इसी वजह से हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं भाई, इनमें से गैलियम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गैलियम के पास ऐसी खास खूबियां है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, गैलियम। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ठीक है, ट्राई किया होगा आपने, काफी ये भी इजी सा है, थोड़ा दिमाग लगाना है, पर अब एकदम चुटकियों में नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एसिडिक इन नेचर, इनमें से। तो अब ऑक्साइड कौन से एलिमेंट्स के हैं ये पहले देखना है हमें, हमेशा याद रखना। अभी कभी भी ऐसा क्वेश्चन किसी ने पूछा, मतलब नीट में पूछा गया है, मतलब नीट में अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, किसी भी एग्जाम में पूछा गया, ओके, कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, बेसिक है, कुछ भी एम्फोटेरिक है, तो देखना है ऑप्शन में कौन से एलिमेंट्स के ऑक्साइड दिए हुए, काम वहां पर आसान हो जाता है। कैसे, देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, मतलब हमारा ये तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हो गए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब जब कभी हमें पता चल जाता है कि भाई ऑप्शन में जो भी चीज़ है, ऑक्साइड, हाइड्राइड, सल्फाइड, जो भी, वो कौन से एलिमेंट का दिया हुआ है, उनके ग्रुप पे पहुंचना है। अब ग्रुप पे पहुंचने के बाद एक बार क्वेश्चन से फिर से एक बार पढ़ो और दिमाग लगाओ। कैसे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एसिडिक इन नेचर, तो इनमें से कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है ये बताने के लिए डाउन द ग्रुप हमें ऑक्साइड का ट्रेंड कैसा है वो समझना पड़ेगा, मतलब पता होना चाहिए। अब देखो नॉर्मल जनरल ट्रेंड को पहले दिमाग में लेके आना है, हमेशा हमेशा, ठीक है। नॉर्मली कैसे होता है, मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक, करेक्ट, MO होते हैं बेसिक, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक। अब क्या करना है, ये एक बेसिक लॉजिक हमारे दिमाग में एकदम चिपका के रखना है, मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक। उसके बाद आना है हमारे ग्रुप पे, कौन से एलिमेंट्स के ऑक्साइड दिख रहे हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। तो चलो इनको मैं अंडा कर देता हूं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, तो भाई लाइन में ही है, नीचे नीचे आ रहे। अब हमें पता है कि भाई बोरॉन जो है ये नॉन मेटल है एज पर एनसीईआरटी, ओके, वैसे तो मेटलॉइड माना जाता है, पर एनसीईआरटी में नॉन मेटल दिया, भाई नॉन मेटल समझ लो इसको, ओके, एग्जाम में मार्क्स नहीं कटने चाहिए, जहन में कहीं ना कहीं रख लेना भाई मेटलॉइड है। चलो, तो ये नॉन मेटल है, और उसके नीचू जैसे ही हम लोग आएंगे एल्यूमिनियम से और नीचे नीचे जाएंगे, सारे के सारे भाई मेटल्स हैं। अब इतू से लॉजिक के आधार पर ही आप आंसर बता दोगे। कैसे, मैंने बताया ना नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते, तो बोरॉन नॉन मेटल है तो उसका ऑक्साइड एसिडिक होगा, खत्म, करेक्ट। अब देखो हमेशा इनऑर्गेनिक में मैंने कहा था PYQ में भी कि चीजें एकदम लॉजिकल सटीक नहीं होगी। क्यों, क्योंकि भाई एलिमेंट्स है, 100 एलिमेंट्स है, उनके अलग अलग मतलब प्रॉपर्टीज है, उनके अलग अलग तरीके हैं बिहेव करने के। जैसे आपके क्लास में 100 बच्चों के होंगे, तो हमेशा एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं फॉलो होगा, इसीलिए एक्सेप्शंस का जन्म होता है। पर थोड़ा बहुत जनरल ट्रेंड से चीजें पास में होंगी, मिलती जुलती होंगी, क्योंकि बाकी के जो ये हमारे मतलब एलिमेंट्स है, उनके जो ऑक्साइड्स है, जैसे कि एल्यूमिनियम का देखो, तो एल्यूमिनियम हमारा मेटल है, पर उसका ऑक्साइड बेसिक नहीं है, सिर्फ उसका ऑक्साइड है एम्फोटेरिक, करेक्ट। उसमें थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर भी है, थोड़ी सा, और फिर थोड़ी सा बेसिक कैरेक्टर भी है, ओके। एसिडिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करता है, बेसिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करता है, इसीलिए। पर कहीं मतलब कुछ जगहों पर या फिर कुछ ही जगहों पर, मतलब ऐसा नहीं है मेरा कहना कि भाई हमेशा ही एक्सेप्शनल बिहेवियर शो होगा, जनरल ट्रेंड से थोड़ा बहुत लगाव होता ही है सभी चीज़ों को, ओके, सभी वेरिएशंस को। तो यहाँ पर भी है लगाव, इसीलिए तो भाई एल्यूमिनियम बेसिक भी तो है, करेक्ट, एसिडिक ही नहीं रहा, करेक्ट, मेटेलिक ऑक्साइड होने के नाते। पर यहाँ पर हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है भाई बोरॉन नॉन मेटल है, एसिडिक है नेचर में, क्लियर। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब देखो सवाल आई होप आपने पॉज करके पढ़ा होगा, ट्राई किया होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये हम लोग ने कॉन्सेप्ट एड ऑन में पढ़ा है हमारे ग्रुप 14 की। कैटेनेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तब टेंडेंसी भी पढ़ी थी हम लोग ने कैटेनेशन की, क्लियर। अब यहां पर पूछा भी वही चीज है एकदम एग्जैक्ट की, द टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स फॉलोज द ऑर्डर, कौन सा, ओके। तो कैटेनेशन जो शो कर रहा है हमारे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स, हमें पता है कि
ये इस वजह से शो करते हैं क्योंकि एलिमेंट हमारा जो ग्रुप 14 का है, सपोज फॉर एग्जांपल कार्बन, ये कैटेनेशन शो कर रहा है क्योंकि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है, इसीलिए कैटेनेशन शो हो रहा है। तो हम लोग ने ये भी देखा था कि कैटेनेशन, जो चीज हम लोग ने देखी थी उसी को मैं एक बार रिकैप करवा रहा हूं ताकि ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाए। तो हम लोग ने ये देखा था कि भाई कैटेनेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि देखा मैंने बोला ना कैटेनेशन की वजह क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो कैटेनेशन शो करने की टेंडेंसी ज्यादा, करेक्ट। तो भाई कैटेनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ से, ओके। और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, हमें ये कैसे पता चलता है, ओके, कि भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब ज्यादा है, बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यूज को देख के पता चल जाता है। बॉन्ड एंथैल्पी में अगर वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो मतलब बॉन्ड एकदम स्ट्रांग है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा बोले तो बॉन्ड एंथैल्पी भी ज्यादा होगी, करेक्ट। तो कैटेनेशन इससे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंथैल्पी से। अब इस लॉजिक के आधार पर जो हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यूज एनसीईआरटी में दी गई थी उनसे हमें ऑब्जर्व करके ये समझना था कि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड तक जाते हैं हम लोग, ओके। तो लेड की तो बात छोड़ ही दो, यहां पर तो लेड ऑप्शन में है भी नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था लेड लेड से लड़ता है इसलिए जुड़ता नहीं है, तो भाई लेड तो कैटेनेशन शो करता ही नहीं है। छोड़ो इसकी बात तो छोड़ दो, इन तक ही सीमित है। यहां तक के वैल्यूज दिए गए थे, उसमें वैल्यूज ना डिक्रीज हो रहे थे, बॉन्ड एंथैल्पी के वैल्यूज ऐसे नीचों नीचों जाते जाते डिक्रीज हो रहे थे। और कार्बन से काफी कम वैल्यू थी सिलिकॉन की, और फिर सिलिकॉन और जर्मेनियम में इतना ज्यादा गैप था नहीं वैल्यूज का, पर फिर भी कम थी। जर्मेनियम और टिन के बीच में की वैल्यूज, मतलब जर्मेनियम और टिन की वैल्यूज ऑलमोस्ट करीब करीब थी। तो इस लॉजिक के आधार पर अगर बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है तो कार्बन टू सिलिकॉन, देखो बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है, करेक्ट। तो कैटेनेशन भी बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा कार्बन टू सिलिकॉन। ये रहा अपना ऑप्शन, बस अब यही करेक्ट ऑप्शन है। आगे भी इसी लॉजिक के आधार पर सिलिकॉन टू जर्मेनियम बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यूज में और डिक्रीज आ जाता है, तो कैटेनेशन की टेंडेंसी क्या होगी, ओके, कैटेनेशन की टेंडेंसी भी कम ही होगी, थोड़ी कम ही होगी, करेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसीलिए। तो देखो कम हो गई सिलिकॉन टू जर्मेनियम, और फिर जर्मेनियम टू टिन में बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यूज करीब करीब है, तो कैटेनेशन की टेंडेंसी भी करीब करीब ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। तो देखो जर्मेनियम टू टिन ऑलमोस्ट सेम, तो मिल गया हमें हमारा आंसर नंबर मतलब ऑप्शन डी। चलो देखते हैं अगला सवाल। द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, लिख देता हूं मैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। जब कभी एलिमेंट्स के नाम हमें दिए गए हैं हमारे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में, इस चैप्टर के क्वेश्चन में, तो हमेशा एलिमेंट को डाउन द ग्रुप फैशन में सजा दो। सबसे पहली चीज, एकदम सिंपल सी चीज, ये करोगे ना आप एग्जाम में चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, देखो अभी भी हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, क्या बोला है, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग दीज एलिमेंट्स इंक्रीजेस इन द सीक्वेंस। कौन से सीक्वेंस में इंक्रीज हो रही है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जिसको पता है उसको ये फटाक से क्लिक होगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से ही जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं हमारे ग्रुप के एलिमेंट्स, जैसे कि ये ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स हैं, तो इनमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो होते हैं, एक तो +1 और एक +3। कैसे, NH2 NP1 कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है बाहर के शेल में, तो तीनों के तीनों अगर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो +3 वाले, एक ही है उनमें से, अगर तीनों में से अगर सिर्फ एक ही जा रहा है NP वाला, तो फिर एक ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो +1। समझ में आ गई बात। तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हम लोग ने पढ़ लिया है कि अंदर के NH2 वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे जैसे हम लोग नीचू जाते हैं वैसे वैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने की न्यूक्लियस की चाहत खतरनाक तरीके से बढ़ती है। क्यों, क्योंकि नीचे नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने देखा था, उसमें घटिया तरीके से शील्डिंग करने वाले D और F ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ओके, हेवियर मेंबर्स में हमारे गैलियम, इंडियम, थैलियम ऐसे, ओके। तो इसके वजह से शील्डिंग पोर होती है, इसीलिए न्यूक्लियस की चाहत बढ़ती है अंदर के NH2 वाले इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखने की। इसी को तो कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इसी इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से ये NH2 वाले तो पकड़े गए एकदम कस के डाउन द ग्रुप आते आते, तो बचा भाई सिर्फ बाहर का एक, तो वही निकल पाएगा बाहर और बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो पाएगा। तो इसीलिए डाउन द ग्रुप
इस 1+1 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी या फिर स्टेबिलिटी बढ़ती है, मतलब शो करने की टेंडेंसी बढ़ती है और स्टेबिलिटी भी वैसे ही बढ़ जाती है। ओके, ये ज़्यादा स्टेबल होते जाता है डाउन द ग्रुप। ओके, क्योंकि अंदर के दो को पकड़ के रखा है कस के एकदम, इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। और यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें 1 मतलब +1 है। ओके, हायर क्या है, तीनों को मतलब इन सारे को मिला दिया मैंने बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को, तो 3 है तो +3। तो इसीलिए हमेशा याद रखना है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप DTG, जैसे मैं सब कुछ देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप भी मतलब आपके हिसाब से लिख सकते हो, मैं बोल के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, वैसे आप आपके तरीके से लिख सकते हो, मैं ऐसे ही लिखता हूं, मेरे को समझ में आ जाता है एक। ओके, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप आते आते ज़्यादा स्टेबिलिटी मतलब ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, स्टेबिलिटी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, तो इसका मतलब देखो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ऐसे मैंने पिक्टोग्राफिकली फॉर्म में दिखा दिया, तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप आते आते ओके इस +1 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। मैं ऐसे बना देता हूँ तो मेरा काम आसान हो जाता है, आप भी ऐसी ट्रिक यूज कर सकते हो, जैसे लिखा डाउन द ग्रुप उसी हिसाब में आप वो साइन डाल दो। ओके, इंक्रीज हो रहा है इसलिए 2 डंडियां आगे वाले एलिमेंट के ऊपर, दो पॉइंट्स मतलब 2 जो एंड्स है वो आगे वाले एलिमेंट के ऊपर हो गया, लगा दिया हम लोग ने एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम को इंक्रीजिंग, मतलब पूछा था ना हम लोग को कि द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एलिमेंट में इंक्रीज किस सीक्वेंस में होती है, तो देखो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एलिमेंट्स में इंक्रीज होते हैं इस सीक्वेंस में, बस इस सीक्वेंस को आप ढूंढ लो, एल्यूमिनियम से ज़्यादा गैलियम, गैलियम से ज़्यादा इंडियम, इंडियम से ज़्यादा थैलियम, कहाँ मिल रहा है, देखो एल्यूमिनियम से ज़्यादा गैलियम, गैलियम से ज़्यादा इंडियम, इंडियम से ज़्यादा थैलियम, हो गया काम खत्म, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलो ये रहा अगला सवाल। अब देखना इनर्ट पेयर इफेक्ट पर हम लोग ने एक सवाल जस्ट अभी देखा, यही मैं आपको हिंट देता हूँ। ओके, सवाल आप देख सकते हो शायद। ओके, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट पर जो हम लोग ने अभी सवाल देखा अभी उसके बाद ये सवाल भी आपको मैं हिंट यही दे रहा हूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट से ही सुलझेगा ये भी। ओके, उसी लॉजिक के आधार पर थोड़ा और दिमाग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना पड़ेगा। ओके, पिछले सवाल जितना आसान नहीं है, थोड़ा नेक्स्ट लेवल है। ओके चलो, ओके आई होप आपने पॉज किया होगा, ट्राई किया होगा, देखते हैं आंसर क्या है। तो बोला क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल, ओके ये वाले, टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग दैट, मतलब इनके इनएबिलिटी के वजह से, NH2 वाले इलेक्ट्रॉन्स के इनएबिलिटी की वजह से टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग हो रहा है ये। इन शॉर्ट सिंपल भाषा में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, ये सही ऑप्शन हमको चूज करना है, दैट्स इट। अब इनमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं पढ़ के ही ऐसे चक्राने जैसा लग जाएगा कि भाई क्या ही चल रहा है, टिन 2+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाई लेड 4+ रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह वगैरह वगैरह, सारे ऑप्शंस अगर आप पढ़ के देखोगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या मतलब कौन सा है। इसके लिए तो डायरेक्ट टिक करने के लिए तो याद होना चाहिए, मतलब रट्टू पोपटगिरी होनी चाहिए थी कि भाई डायरेक्ट टिक कर दे आंसर हो गया। पर मतलब इंसान है ना हम लोग, इतना कैसे एकदम टू द पॉइंट, मतलब इतना याद रखने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ। ओके, याद रखना पड़ेगा थोड़ी सी चीज़ और बाकी चीज़ें थोड़ी लॉजिक से सॉल्व होगी। ओके, तो यही इनऑर्गेनिक की खूबसूरती है। अब देखो इस चीज़ से आप तंग आना शुरू हो जाओगे, तंग आना मतलब आपकी टेंडेंसी हो जाएगी, तो आप तंग ही आओगे। ओके, तो इनऑर्गेनिक से हमेशा तंग ही आओगे। ओके, पर समझोगे कि भाई चलो ठीक है, इसकी ये खूबी है, इस सब्जेक्ट में ऐसा भी होता है कि हमेशा लॉजिक नहीं फॉलो होता, कुछ हमेशा चीज़ें चेंज होती रहती है, क्लाइमैक्स आते रहता है। ओके, कहानी में ट्विस्ट आते रहती है और अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग बिहेवियर्स दिखते रहते हैं, जिसकी वजह से एक्सटेंशनल चीज़ें होती है। तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ होगा। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमें तो नॉर्मली अभी हम लोग ने देखा डाउन द ग्रुप जाते जाते लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और उल्टा अगर मैं कहूँ तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है। तो मैं अगर यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ूँ, बस टिन और लेड की बात चल रही है, आपको भी क्लियर कट हो गया होगा। ओके, तो चलो मैं अगर कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड इन एलिमेंट्स को लिख दिया, क्योंकि टिन और लेड की बात चल रही तो डाउन द ग्रुप मैंने फैशन में लिख दिया। अब इनमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी मुझे पता है भाई क्या होगी, बढ़ेगी डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये मैंने एक नॉर्मल लॉजिकल ऐसे डायग्राम बना दिया। ओके, अब इस लॉजिक के आधार पर हमें डायरेक्टली समझ में आएगा ओके कि भाई नीचे नीचे आते आते
हेवियर मेंबर्स में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो हमें तो इन दोनों से लेना देना है भाई, टिन लेड से, ये तो हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं। अब टिन की +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है पिक्टोग्राफिकली हमको ज्यादा है देन +4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, और लेड की भी वैसे ही ज्यादा है +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी देन +4 वाली। तो पिक्टोग्राफिकली जाएंगे मतलब क्या, लॉजिकली जाएंगे एकदम जनरल ट्रेंड फॉलो करते हुए, और अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो फंस जाओगे, सच बोल रहा हूं मैं। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा हमें ये चीज याद होनी चाहिए कि यहां पर टिन भाई साहब जो है ना, थोड़ा अतरंगी बिहेवियर दिखाते हैं। ओके, भले हमारे जनरल लॉजिक के आधार पर, जनरल कॉन्सेप्ट के आधार पर ऐसा होना चाहिए था, पर टिन कहता है कि प्लीज यार मेरे केस में मुझे बख्श दो, मेरा 2+ जो है ना वो कम स्टेबल रहने दो देन माई 4+। ओके, लॉजिकली 2+ ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था देन 4+, पर बोलता है 2+ कम स्टेबल रहने दो देन 4+। चलो ठीक है भाई, अब उसकी भी एक कोई इच्छा होगी ना, इसी वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है, कुछ थोड़ा अतरंगी कैरेक्टर उसका भी, समझ लिया भाई उसको। लेड क्या कहता है, लेड कहता है नहीं भाई ठीक है, मैं तो जनरली एकदम मस्त कॉन्सेप्ट फॉलो करूंगा, मेरा लेड 4+ वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, सॉरी लेड 2+ वाला मुझे कहना था, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा, देखो लेड 2+ वाला देन माई लेड 4+। सिंपल पिक्टोग्राफिकली लॉजिक फॉलो कर रहा है वो। ओके, तो लेड 2+ मोर स्टेबल देन लेड 4+, लेड 2+ मोर स्टेबल देन लेड 4+। अब इस लॉजिक के आधार पर हमको क्या समझना है कि भाई हमारा जो दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं पर्टिकुलर एलिमेंट के, टिन के या फिर लेड के, इनमें जो ज़्यादा स्टेबल है ओके वो चाहेगा कि मैं इसी स्टेट में रहूं, और जो कम स्टेबल है वो चाहेगा कि मैं ज्यादा स्टेबल वाले स्टेट में चले जाऊं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर टिन 2+ कम स्टेबल है देन टिन 4+, तो उसकी तो सख्त इच्छा होगी कि भाई मुझे भी स्टेबिलिटी चाहिए, भाई सबको ही स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, दुनिया में देखो सभी को चाहिए, तो इनको क्यों नहीं चाहिए, इनको भी चाहिए। तो ये क्या करेगा, टिन 2+ कहेगा मैं टिन 4+ में कन्वर्ट होने की बहुत ज्यादा इच्छा रखता हूं, क्योंकि टिन 4+ बहुत ज्यादा स्टेबल है मेरे से। तो फिर इसको होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो टिन 2+ को जवाब मिल जाता है, तुम्हें तो तुम्हारा चार्ज बढ़ाना पड़ेगा, मतलब क्या, तुम्हें तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को देना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को देना पड़ेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को देना पड़ रहा है टिन 2+ को, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर प्रोसेस में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसी ऑक्सीडेशन, अगर टिन खुद जा रहा है इस ऑक्सीडेशन से, उस सफरिंग से, इलेक्ट्रॉन के लॉस करवाने की सफरिंग से, तो वो भाई दूसरे को भी एक अच्छी खासी सफरिंग देता है, दूसरे को वो रिड्यूस करता है। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब दूसरे को रिड्यूस करता है, तो टिन 2+ बिहेव करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये लॉजिक समझना था हमें। अब क्वेश्चन देखो फटाक से हो जाएगा, क्योंकि आप इसी सेम लॉजिक के आधार पर इन दोनों में से देखो ढूंढ के निकालो जो हमारा कम स्टेबल वाला यहां पर स्पीशीज है, जैसे कि लेड 4+, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चलो पॉज करो फटाफट, चलो ठीक है, आई होप आपने किया होगा ट्राई, पक्का किया होगा। तो बता देता हूं मैं आंसर, भाई लेड 4+ की सख्त इच्छा होगी कि मैं लेड 2+ में जाऊं, ज्यादा स्टेबल है इसीलिए। चलो मैं लिख दिया। फिर इस सख्त इच्छा को पूरी करने के लिए उसको करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का गेनम, मतलब गेन, क्योंकि 4+ से 2+ लाना है, चार्ज कम करवाना है, इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब खुद कौन सी क्रिया से जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है उसका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो खुद अगर रिडक्शन हो रहा है उसका, तो दूसरे को एकदम कस के पकड़ के ऑक्सीडाइज करेगा वो, और खुद फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो देखो हमें ये 2 स्पीशीज के बारे में ये पता चल गया। अब मैंने क्यों कहा ये पता करवाना है हमें, क्योंकि बातें तो इन 4 स्पीशीज की ही चल रही है, टिन 2+, टिन 4+, लेड 2+, लेड 4+। देखो ना ऑप्शन में देखो, टिन 2+, लेड 4+, टिन 2+, लेड 2+, टिन 4+, लेड 4+, टिन 2+, लेड 4+, ऐसे चल रहा है। अब मैंने ये क्यों आपको समझाया, क्योंकि जब कभी ऐसे टाइप का सवाल आता है, उन 2 एलिमेंट्स को खोजो, ग्रुप में कहां पर है, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात चल रही है, उन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिखो, उनके वेरिएशन को डाउन द ग्रुप समझो, मतलब याद करो ओके लॉजिकली। फिर बाद में एक कदम आगे बढ़ के बस एक बार इतनी सी चीज सोचना है कि कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर तो कोई शो नहीं कर रहा है ना इन दोनों में से, हाँ फिर याद आ जाएगा, ओ शो कर रहा है तो हो गया।
अब शो कर रहा है तो उसके हिसाब से कौन कितना ज्यादा स्टेबल है वो लिख दिया, और उसी के आधार पर उनमें से जो कम स्टेबल है ना वो कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, वहां तक हम पहुंच गए। अब आंसर आ गया, देखो लास्ट वाला ऑप्शन देखो, टिन 2+ इज रिड्यूसिंग एजेंट, देखो टिन 2+ इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड वाइल लेड 4+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो लेड 4+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खत्म। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। अब मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया आपको सवाल के जवाब तक पहुंचाना में, बाकी के 3 ऑप्शंस अगर आप पढ़ोगे पक्का आपको समझ में आएगा गलत ही है। क्यों? देखो पहले क्या लिखा, टिन 2+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टिन 2+ है क्या भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? नहीं है, गलत गलत। फिर टिन 2+ एंड लेड 2+ आर बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, यही पर गलत बोल देंगे हम लोग। टिन 2+ दोनों ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह थोड़ी बिहेव कर रहे हैं, तो वो तो सिर्फ टिन 2+ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये भी गलत गलत। फिर टिन 4+ एंड लेड 4+ आर बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखना, हाँ लेड 4+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर क्या टिन 4+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ओके, तो देखो अब नीट में ना एक ही करेक्ट आंसर होता है, सिंपल लॉजिक है ना, दिमाग लगाना है, हमें एग्जाम को क्लियर करना है, ये हमारा पहला मोटिव है। तो उसके हिसाब से जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी, वो होनी चाहिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को ढूंढने की। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो ये है, पर फिर भी जाके अब क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लॉजिक समझाने के लिए मैं ये ऑप्शन भी गलत क्यों है, इसमें ये भले राइट है पर ये गलत है, ये आपको समझ में कैसे आएगा। अब देखो मैं यही कह रहा हूं, एग्जाम टाइम पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को टिक करो, आगे बढ़ो, टाइम मिला तो पीछे आके एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। क्यों? क्योंकि अगर ये भाई इसके साथ दूसरा कोई ऑप्शन करेक्ट भी होगा तो भी भाई कोई मतलब गम नहीं है, क्योंकि आपने करेक्ट ऑप्शन एक टिक करके आए हो, आपको तो मार्क्स मिलेंगे, यही लॉजिक होता है ना। तो इसीलिए ये जो स्ट्रैटेजी मैं बोल रहा हूं दिमाग में रखना, इसी का फायदा उठाना। नीट में सिर्फ सिंगल आंसर करेक्ट होता है, इस चीज को लेके ही दिमाग में आगे बढ़ना। तो अब ये क्यों गलत है? क्योंकि लेड 4+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सेम लॉजिक को देखो, लेड 4+ तो ज्यादा स्टेबल है टिन 2+ से, क्लियर। और चलो अब लेड 4+ को अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करना है, अगर करना भी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? खुद को रिड्यूस होना पड़ेगा। खुद रिड्यूस हो रहा है मतलब खुद को इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन करने पर टिन 4+ इलेक्ट्रॉन खाएगा, चार्ज कम करेगा खुद का, टिन 2+ बनेगा। पर क्या ये प्रोसेस फेवरेबल है? क्या टिन 4+ चाहेगा क्या मैं टिन 2+ में जाऊं? ये कैसे समझ में आएगा हमको? यहां देख के, क्योंकि देखो टिन 4+ तो ज्यादा स्टेबल है देन टिन 2+, तो टिन 4+ तो नहीं चाहेगा टिन 2+ में बदलने के लिए। देखो तो टिन 4+ नहीं चाहेगा टिन 2+ में बदलने के लिए, तो नहीं चाहेगा तो नहीं बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, खत्म, करेक्ट। तो इसीलिए ये भी गलत है, क्लियर। तो इन केस अगर मतलब चीजें आपको लग रही है थोड़ी डाउटफुल, बाद में आके आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। पर पहले फटाफट आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो द वेरिएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्रोजन हेलाइड्स, मतलब हमारे HX, ठीक है, इज इन द ऑर्डर, ये वाला क्या है भाई? HF ग्रेटर देन HI ग्रेटर देन HBr, ओके, और वो है ग्रेटर देन HCl। तो देखो मैंने यहां पर लिखा फिर से ऑर्डर, आप एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ओके। यहीं पर आप अंडरलाइन कर लो, यहीं पर ऑर्डर कर लो ऐसे। अब ये ऑर्डर एक लाइन से नीचे जा रहा है, इसीलिए मैंने लिखा ताकि समझने में हमें थोड़ी आसानी हो। एग्जाम में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है उन चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर ज़रूरत ही नहीं है, ओके। कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये हमारा अप्रोच है, करेक्ट। ज्ञान लेना है पर एग्जाम भी तो क्लियर करनी है, तब जाके पहुंचोगे ना मेडिकल इंस्टीट्यूट में अच्छे वाले हमारे, ठीक है। तो थोड़ा स्ट्रैटेजी उस हिसाब से भी होनी चाहिए। अब जैसे कि हमेशा याद रखना, नीट में सिंगल करेक्ट आंसर मैंने अभी बोला ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पर भी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को ढूंढ के ही आगे बढ़ना है। तो सॉल्व कर रहे हैं अभी हम लोग, तो यहां पर भी हम लोग वही अप्रोच थोड़ा यूज करेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को ढूंढेंगे, आगे बढ़ेंगे, ओके। जो बाकी के ऑप्शन है उनमें ज्यादा देर हम लोग टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जरूरी नहीं है नीट के पर्सपेक्टिव से, ओके। क्लियर कट हो गई बातें। चलो अब आगे बढ़ते। तो बोला क्या है भाई, ये वेरिएशन हमको दिया है ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इन हाइड्रोजन हैलाइड्स का इस ऑर्डर में। व्हाट एक्सप्लेन्स द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, इतना ही पूछा है हमें। तो दिमाग में ना जो पूछा है उसके अगल बगल ही घूमना है हमें, और उसी का वजह ढूंढना है सिर्फ। तो बोला है व्हाट एक्सप्लेन्स द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका, ठीक है। देखो HI HBr HCl
ओके, सबसे कम HCl का बॉइलिंग पॉइंट है, उससे ज्यादा HBr, उससे ज्यादा HI और सबसे ज्यादा HF। क्या है वजह? सबसे ज्यादा हमारे HF की बॉइलिंग पॉइंट है इसका, यही पूछा है। अब बाकियों के केस में और HF में फर्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि हमारा हाइड्रोजन फ्लोरीन जो बॉन्ड है ना भाई साहब, एकदम जबरदस्त पोलैरिटी है इस बॉन्ड में, मतलब जबरदस्त यहाँ पर चार्ज सेपरेशन अच्छा है। ओके, भले ही कोवेलेंट बॉन्ड है पर फ्लोरीन क्योंकि तगड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो एकदम बहुत प्यार से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत देर तक रखता है, मतलब बहुत अच्छे से ज़्यादा टाइम तक रखता है, मतलब करीब खींच लेता है अच्छे से एकदम। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पूरी के पूरी तरह ऑल टाइम नहीं पर फिर भी अच्छा खासा देर तक उसके पास है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में ऐसे ही हम लोग करते, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इस चक्कर में दूसरे HF मॉलिक्यूल्स भी तो है, करेक्ट, इनमें भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ऐसे चलते रहता है, सारों में ऐसी चीज है। और इसी चीज के वजह से मॉलिक्यूल हमारा जो है उनमें चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा डिफर कर रही है। ओके, जो एबिलिटी है दोनों एटम्स की वो बहुत ज़्यादा डिफर कर रही है, इसकी वजह से ये सब सिनारियो निर्माण हो रहा है। अब इतने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के वजह से, फ्लोरीन के वजह से, ये सारे कंडीशंस के वजह से ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ना चाहेगा, एक मॉलिक्यूल का फ्लोरीन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ। ओके, यहाँ पर भी वही एक मॉलिक्यूल का फ्लोरीन एटम हाइड्रोजन एटम ओके दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन एटम के साथ, तो ऐसे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ओके, इंट्रा तो नहीं, इंटर, ओके, दो मॉलिक्यूल्स के बीच वाले। और इस ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अब देखो ना, यही HF है हमारा, हमें इसको अगर बॉईल करना है, ओके, लिक्विड से गैस में लेके जाना है, तो क्योंकि अब मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो थोड़ी और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इनको दूर भगाने के लिए। ओके, ज़्यादा दूर लेके जाएंगे तब तो गैस में चले जाएंगे ना पार्टिकल्स, करेक्ट, मतलब ज़्यादा पार्टिकल हम लोग दूर करेंगे तब जाके हमारा स्टेट चेंज होगा गैसेस स्टेट में, क्योंकि पार्टिकल गैसेस स्टेट में दूर होते हैं बहुत। तो क्योंकि थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ओके, इसीलिए अब HF का बॉइलिंग पॉइंट भाई इन सारे हैलाइड्स जो है हमारे, ओके, मतलब जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है उनसे ज़्यादा है, बस यही इसका आंसर है। तो भाई देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन इज मच हायर देन दैट फॉर द अदर एलिमेंट्स इन द ग्रुप। ओके, है पर इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। देखो, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF मॉलिक्यूल्स, हाँ ये सही वजह है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मुजाहरा हो रहा है फ्लोरीन के द्वारा। ओके, क्योंकि इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि भाई बहुत अच्छे से ओके इलेक्ट्रॉन्स को खींच पा रहा है अपनी तरफ, तो चार्ज से चार्ज ऐसा ये डेवलप कर पा रहा है। ओके, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को ये अपनी तरफ खींच पा रहा है। ओके, बॉन्ड इंटरैक्ट कर पा रहा है, उसके साथ बॉन्ड बना पा रहा है, तो ये तो सही है सबसे। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन इन द अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब ये जो चीज़ है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF मॉलिक्यूल, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी वाली चीज़, यहाँ पर इसका कुछ लेना देना है ही नहीं। क्यों? कि H और F के बॉन्ड एंथैल्पी का क्या संबंध है बॉइलिंग पॉइंट से? हम थोड़ी इसको तोड़ने की बात कर रहे हैं, H और X के बॉन्ड को तोड़ने की बात चल ही नहीं रही यहाँ पर तो HF और HF मॉलिक्यूल्स को दूर भगाने की बात चल रही, तो ये तो भाई आउट ऑफ द लीग ही है। ओके, चलो ये हो गया गलत। ओके, एंड द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर शील्डिंग इज मच रिड्यूस्ड इन फ्लोरीन व्हिच पोलराइजेस द HF मॉलिक्यूल। अब देखो, ये भी चीज़ ना इसी को थोड़ा बहुत क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है कि भाई विच पोलराइजेस द HF मॉलिक्यूल अच्छे तरीके से, तो इसीलिए हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पर चिपक के रहना है। ठीक है, तो बी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, बात खत्म। ओके, एक लाइन में ही हमारा वजह हमको मिल गया। चलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल्स? ठीक है, मतलब F2Cl2Br2I2 की बात चल रही है, इनमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है फॉर द BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? तो हम लोग ने जब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी तब ये समझा था कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, ओके, तो फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, ओके, तो
इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक रेगुलर ग्रेडेशन सा हमें दिखाई देता था, जैसे कि ये गैसेस है, ओके, फ्लोरीन क्लोरीन, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनमें जो एफ एफ बॉन्ड, Cl बॉन्ड, Br बॉन्ड और I बॉन्ड, इन बॉन्ड्स की अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ देखोगे या फिर बॉन्ड इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ बॉन्ड एंथैल्पी देखोगे, ओके, इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो देखोगे, तो वो एज सच होनी चाहिए डाउन द ग्रुप कम कम एनर्जी लगनी चाहिए, ओके, डाउन द ग्रुप जैसे जाते, फ्लोरीन से कम क्लोरीन की, क्लोरीन से कम ब्रोमीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और फिर उससे कम आयोडीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ओके। तो ऑर्डर तो ऐसे डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज 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 इस अंदाज में। पर हम लोग ने एक वेरिएशन समझा था कॉन्सेप्ट एड ऑन में ही कि फ्लोरीन फ्लोरीन और क्लोरीन क्लोरीन में F2 जो है हमारा, ओके, मतलब फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड जो है इसकी BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ओके, ये ज्यादा नहीं होती, उल्टा होता है, ये कम होती है देन क्लोरीन। अब ये भी समझा था क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन की अगर बात मैं करूं तो फ्लोरीन के पास ऐसे 3 लोन पेयर, क्लोरीन के पास भी ऐसे 3 लोन पेयर। अब जब ये फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन एटम के साथ बंधा हुआ है, या फिर ये जो क्लोरीन है दूसरे क्लोरीन एटम के साथ जब बंधा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैं से लोन पेयर में इधर से हटा के इधर लगा देता हूँ, ओके, तो थोड़ा बात समझ में आएगी, ठीक है। आपको शायद ये टिम्ब दिख नहीं रहे होंगे तो थोड़े बड़े बड़े कर देता हूँ मैं इन लोन पेयर को, तो ताकि ये लोन पेयर तुम्हें दिखे, ओके, ये रहा। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी ऐसे ही 3 लोन पेयर। तो ये लोन पेयर के बीच में ना बहुत रिपल्शन होता है फ्लोरीन के केस में, ओके, और क्लोरीन के केस में भी होता है पर थोड़ा कम रिपल्शन होता है, ठीक है। तो रिपल्शन कैसा है, लेस क्लोरीन के केस में, ठीक है। अब रिपल्शन इन लोन पेयरों के बीच में, ओके, कम है, मतलब यहां पर जो बॉन्ड है ना, ओके, वो ज्यादा खिंचा हुआ नहीं है बाहर की तरफ, ओके, और यहां पर रिपल्शन ज्यादा है, मतलब फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड थोड़ा खिंच गया है बाहर, ओके। तो ये बॉन्ड बीच में है ना, दोनों के बीच का बॉन्ड, वो क्या होगा, च्युइंगम की तरह। च्युइंगम को आप अगर दोनों तरफ से खींचोगे तो क्या होगा, बीच में से पतला सा हो जाता है ना च्युइंगम, फिर बीच से हाथ ऐसे, मतलब कुछ भी चीज से अगर उसको तोड़ना चाहो तो च्युइंगम टूट जाता है, या फिर रबर ही कहो, कुछ भी कहो, ओके, जो एकदम इलास्टिक जैसा होता है। रबर बैंड्स हम लोग लेते हैं, तो रबर बैंड्स को अगर दोनों तरफ से खींचोगे, ओके, च्युइंगम वाला एग्जाम्पल आप बचपन में किया करते होंगे, वो बहुत ही ऐसा लगता है, पर ठीक है, कर सकते थे, किया होगा शायद आपने, ओके। रबर बैंड वाला एग्जाम्पल भी वाकिफ है, मतलब रबर बैंड को एकदम खींचोगे दोनों तरफ से तो बीच में एकदम पतली सी लाइन हो जाएगी रबर बैंड की भी, रबर बैंड बहुत पतले दिखेंगे आपको बीच में, फिर आप उसको तोड़ना आसान हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर फ्लोरीन बॉन्ड के साथ भी हो जाता है, क्योंकि खिंचाव है भाई लोन पेयरों के बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पर, तो बीच वाला बॉन्ड वीक हो जाता है, और बॉन्ड वीक हो जाता है इसके कंपैरिजन में, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगती है इसके कंपैरिजन में, तो इसीलिए इसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो है FF की वो कम है दैन Cl की, यही मैंने लिखा है देखो, ओके, F2 बॉन्ड एंथैल्पी कम है Cl2। अब इस लॉजिक अगर आपको पता होगा तो यहाँ पर ऑप्शन देखते ही आप दो ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ा दोगे। क्या, फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ग्रेटर देन क्लोरीन दिया हुआ है देखो इस ऑप्शन में, पर है तो भाई फ्लोरीन की कम देन क्लोरीन, ये तो गलत हो गया, क्लियर कट यही समझ में आ गया। यहाँ पर फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ग्रेटर देन क्लोरीन, फिर से ये भी गलत। अब 2 ऑप्शंस बचे, ये दोनों में से अगर आप एलिमिनेशन वाला मेथड भी यूज कर लोगे तो भी क्या ही समझ में आएगा आपको कि देखो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहां पर है लेसर देन क्लोरीन, ठीक है, तो ये बन सकता है अपना ऑप्शन, और फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहां पर भी देखो लेसर देन क्लोरीन, तो ये भी ऑप्शन अपना बन सकता है। पर दोनों ऑप्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सभी हमारे बाकी के हैलोजन से कम दी हुई है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, देखो फ्लोरीन की सबसे कम है, ओके, यहाँ से डिक्रीज और सबसे कम फ्लोरीन की, यहाँ पर वैसे फ्लोरीन से थोड़ी और कम, मतलब फ्लोरीन से कम आयोडीन की दी हुई है। तो थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे तो इतना तो समझ में आएगा कि भाई फ्लोरीन इतना भी फुद्दू सा नहीं है कि आयोडीन से भी उसकी बॉन्ड वीकर होंगे, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर देखो बॉन्ड वीक कैसे होते जाते हैं, सिंपल लॉजिक में बता देता हूँ, डाउन द ग्रुप साइजेस बढ़ रही है, ठीक है, फ्लोरीन की साइजेस चुट्टू सी है, तो बॉन्ड पास है भाई,
क्लोरीन क्लोरीन के साइजेस थोड़े बड़े हो गए, ब्रोमीन 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 के और बड़े बड़े, ठीक है, आयोडीन के तो और बड़े बड़े साइजेस। अब इन बड़े बड़े साइजेस की वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है, करेक्ट। तो इसीलिए फ्लोरीन की मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी भी कम नहीं होगी आयोडीन से भी। इतना सिंपल लॉजिक थोड़ा बहुत आप लगाओगे तो उसके आधार पर तो आपको समझ में आएगा कि भाई फ्लोरीन की सबसे कम तो नहीं हो सकती, फ्लोरीन की आयोडीन से ज़्यादा तो हो सकती है। तो बी आप टिक करके आओगे, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये एक लॉजिक पता होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप हो क्या रहा है, ओके। और एक्सेप्शन पता होना चाहिए कि भाई गड़बड़ किस में आ रही है, ओके, फ्लोरीन में क्यों ये गड़बड़ आ रही है। पर मैंने बताया ना लास्टली कि थोड़ा मतलब चीज़ें एकदम परफेक्ट लॉजिक के हिसाब से नहीं चलेगी इनऑर्गेनिक में, पर कहीं पर तो चलेगी भाई। मतलब इतनी भी तो नहीं चलेगी, मतलब इतनी भी इलॉजिकल नहीं होगी कि भाई फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आयोडीन से भी कम हो, ओके। इतना भी इलॉजिकल नहीं है हमारा इनऑर्गेनिक, है पर थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल भी है, जैसे कि क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में एक्सेप्शन दिखा में वैसे, ठीक है। तो ऑप्शन करेक्ट आपको समझ में आ गया। चलो डन टडन, ये रहा अगला सवाल। एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेस इन द ग्रुप, लगाओ हाइड्रोजन के लिए, किससे, फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। भाई साहब तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनका जो लगाव है हाइड्रोजन से वो कम कम होता है, ऐसे बोला है। चलो मैंने कम कम ऐसे दिखा दिया आपको पिक्टोग्राफिकली, ओके। तो देखो एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेस इन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। चलो दूर दूर जा रहा है, मतलब लगाव कम कम हो रहा है। विच ऑफ द हैलोजन एसिड्स शुड हैव द हाईएस्ट BDE, ओके। अब यहां पर भी सेम लॉजिक, क्योंकि एफिनिटी कम कम हो रही है, ओके, तो इनको तोड़ना, अब एक बेसिक सा लॉजिक, ये मॉलिक्यूल्स भी तो फॉलो ही करते हैं। सपोज आपके और आपके दोस्त के बीच में जो एफिनिटी है, जो लगाव है, बहुत कम है, तो कोई छोटी सी भी चुगली कर देगा ना तो आप में झगड़ा शुरू हो जाएगा। वैसे ही अगर हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में लगाव बहुत कम है तो थोड़ी सा भी एनर्जी देने पर भी टिक टूट जाएगा। और सबसे कम लगाव इन दोनों की, मतलब सबसे कम लगाव HI में है, करेक्ट, इन सारे में से। तो सबसे कम एनर्जी भी इसको ही तोड़ने को लगेगी, छोटी सी चुगली पे टूट जाएगा, करेक्ट। तो सबसे कम एनर्जी इसको लगेगी, लीस्ट BDE इसका होगा फिर। बस इसी लॉजिक को नजर में रखते हुए देखो पूछा क्या है, विच ऑफ द हैलोजन एसिड्स शुड हैव हाईएस्ट BDE। अब लोएस्ट हमने ढूंढ लिया, BDE इसका है, हाईएस्ट जाहिर सी बात है इसका ही होगा, सबसे ऊपर, ओके। इसका लीस्ट है तो सबसे कम एनर्जी इसको लग रही है, सबसे ज्यादा इसकी लगाव है, इसको लगाव है हाइड्रोजन से, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसको लगेगी तोड़ने के लिए, तो हो गया हाईएस्ट BDE। और पूछा तो वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स शुड हैव हाईएस्ट BDE, तो HF, करेक्ट। तो चीजों को जब आप इनऑर्गेनिक में जितना हो सके उतना लॉजिकली समझने की कोशिश करोगे, उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा, उतना ही कम से कम चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। और यही अप्रोच रख के आप पढ़ लोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, नीट में इनऑर्गेनिक को सबसे फास्ट आप सॉल्व कर पाओगे, ओके। जैसे बायो को सॉल्व करते हो वैसे ही आप सबसे फास्ट इसको सॉल्व कर पाओगे, अगर आपके उन लॉजिक्स थोड़े से बिल्डअप हो गए हैं, ओके। और इनऑर्गेनिक में आपने थोड़ी बहुत मेहनत कुछ चीज़ों को मतलब समझने में लगाई होगी तो बात बन जाएगी। चलो ये रहा आपके सामने ये सवाल, ये भी थोड़ा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से रिलेटेड है, पर अब नेक्स्ट लेवल थोड़ा, मतलब थोड़ा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को हम लोग आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके शायद इसका कुछ हो सकता है, ओके। कुछ अलग वेरिएशन वाला सवाल है BDE में, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का। क्या बोला है देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ EH, E एलिमेंट है हमारा, ओके, इन बॉन्ड्स के बारे में बात चल रही है, इज गिवन बिलो, ठीक है। तो NH3 में NH की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी है 389 किलोजूल मोल इनवर्स, इस तरीके से बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा कंपाउंड एक्ट करेगा, ये कैसे पता चलेगा भाई। अब क्योंकि ये रहा NH को तोड़ने के लिए बॉन्ड, मतलब NH बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी, वैसे ही PH बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी, ASH बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी, और SBH बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी दी हुई है। सबसे कम एनर्जी जिसको लग रही है उसका हाइड्रोजन सबसे जल्दी भाग जाएगा, भागेगा कि नहीं भागेगा, बिल्कुल, क्योंकि सबसे फटाक से हाइड्रोजन निकल जाएगा। सबसे कम एनर्जी किसको लग रही है, कौन से EH बॉन्ड को तोड़ने के लिए लग रही है, देख के पता चल रहा है 389 322 297 255 255,
मतलब 255, मैं जानबूझ कैसे बोलता हूँ, SbH3। ओके, तो SbH इस बॉन्ड को तोड़ने की सबसे कम एनर्जी, तो सबसे जल्दी यहां से हाइड्रोजन फुर होएगा, निकल जाएगा, और मतलब ये ही हमारा जो कंपाउंड है वो सबसे जल्दी हाइड्रोजन देगा। देगा मतलब किसकी तरह बिहेव कर रहा है भाई, स्ट्रॉन्ग, मतलब हाइड्रोजन देना। ओके, ये तो प्रॉपर्टी हो गई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म्स में, अगर मैं कहूं तो रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी हो गई ना दूसरे को। ओके, या फिर खुद हाइड्रोजन फटाक से लॉस कर रहा है। ओके, इसका मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है कस के एकदम अच्छे से स्ट्रांगली, तो दूसरे को क्या करेगा, एकदम स्ट्रांगली रिड्यूस करेगा भाई, तो स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। SbH3 पूछा तो यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमारा आंसर क्या हो गया। ठीक है, तो देखो लॉजिक को समझना है। ओके, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट वाला चीज है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के साथ इस तरह से जुड़ा है हाइड्राइड्स के लिए। क्लियर, तो जो हम लोग बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उनका इस्तेमाल नहीं होता, ऐसा नहीं है। मतलब इस लॉजिक के आधार पर आप समझ सकते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और रिड्यूसिंग एजेंट की बीच का रिलेशन इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन को भगाने के, मतलब हाइड्रोजन को देने के कोरिलेशन के हिसाब से। चलो, ये रहा आपके लिए एकदम तोहफे वाला सवाल, मतलब तोहफा मतलब गिफ्ट। अगर ऐसा सवाल कभी नीट में आ जाएगा, ओके, जो कि आते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं कि नीट में सारे सवाल बहुत मुश्किल आएंगे, कुछ आसान भी आते हैं, तो ये रहा मैंने भी आपके लिए गिफ्ट सा एक ईजी सा सवाल लेके आया हूँ। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज डैश। अब ये तो ना 1 सेकंड में हो जाएगा, ऐसे ऐसे वाला सवाल है। क्यों पढ़ा है, कितनी बार हम लोगों ने कॉन्सेप्ट एड-ऑन्स में भी देखा है, या फिर एनसीईआरटी में बहुत बार लिखा हुआ है कि ये जो हमारे पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये इन लोगों के पास प्रॉब्लम क्या है मालूम है, इन लोगों के पास ना सिर्फ 2s और 2p ऑर्बिटल्स है, करेक्ट, इनके पास 2d नहीं होता क्योंकि सेकेंड शेल में d ऑर्बिटल नहीं होता। तो क्योंकि ये 4 ही ऑर्बिटल्स है, तो इनकी कोवैलेंसी जो है वो सीमित रहती है हमेशा 4 तक ही। ओके, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है इनकी, 4। तो भाई नाइट्रोजन भी तो सेकंड पीरियड, मतलब ये तो कहानी सारी मैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनके बारे में ही कह रहा हूँ, कार्बन इनके बारे में ही कह रहा हूँ, तो नाइट्रोजन की भी कहानी सेम वैसे ही 4 तक ही सीमित है, इसकी भी। ओके, क्योंकि इसमें डी वाला ऑर्बिटल नहीं है, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी किसमें, कहाँ तक है, 4 नाइट्रोजन की, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। ओके, चलो फिर से गेम में आते हैं। अब थोड़ा सा मजेदार सवाल लेके आया हूं मैं, मतलब थोड़ा सा हिस्टोरिकल सवाल है पर लॉजिकल है, इंटरेस्टिंग है। एनसीईआरटी अगर आपने ठीक से पढ़ी होगी तो मैं तो कहता हूँ इनऑर्गेनिक के आपके सारे सवाल हो ही जाएंगे। ओके, क्योंकि नीट में उससे बाहर पूछा नहीं जाता, इनऑर्गेनिक अपने आप में ही एनसीईआरटी बहुत है उसके लिए। तो ऐसा ही एक चीज़, मतलब हमारे ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स के बारे में, जो उनकी डिस्कवरी, मतलब ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स जो है उनके कंपाउंड्स बन रहे नहीं बन रहे उसकी खोज के बारे में ये सवाल है। ठीक है, तो पॉज करना, फटाक से देखना, ट्राई करने की कोशिश करना, थोड़ा लॉजिकल है, हो सकता है आपको आ जाए, पढ़ा होगा ठीक से आपने तो। ठीक है, आप आपने किया होगा ट्राई। चलो बढ़ते आगे। तो इन प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ xenon, बार्टलेट हैड टेकन O2 प्लस PTF6 माइनस ये वाला कंपाउंड एज अ बेस कंपाउंड। मतलब बोले तो इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड को बनाया और फिर प्रिपेयर करने की सोचा xenon के कंपाउंड्स को। ठीक है, ऐसे कंपाउंड के जैसा xenon का कंपाउंड प्रिपेयर करने की कोशिश की हमारे बार्टलेट सर ने। तो पूछा क्या रहे हैं, दिस इज बिकॉज, क्यों ऐसे किया बार्टलेट सर ने। चलो भले किया, पर क्यों किया, तो ऑप्शंस में क्या दिया है देखो, O2 and Xe have same size, O2 and Xe have same Eg, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, O2 and Xe मतलब xenon have almost same ionization enthalpy। हाँ, यही चीज है। ओके, ये चीज बार्टलेट भैया को बहुत पसंद आई, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, ये चीज हमारे बार्टलेट सर ने ऑब्जर्व की कि भाई हमारा ऑक्सीजन और xenon, ओके, मतलब O2 और xenon, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सेम है। तो उनके दिमाग में क्लिक हुआ कि क्या मैं O2 की जगह पे Xe लेके आऊँ और कंपाउंड बनाने की कोशिश करूँ क्या, और की कोशिश, और कोशिश सफल हुई, और
पहला पहला नोबल गैस का कंपाउंड हमारे धरती पर प्रकट हुआ, हमने ही बनाया, मतलब हमने पहला पहला कंपाउंड बनाया नोबल गैस का, Xc प्लस PtF6-, हम लोग ने पढ़ा ये चीज़। ओके, तो बस लॉजिक यही था इनका, बार्टलेट भैया का हमारे, कि ये सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, तो चलो मैं ट्राई करता हूँ O2 की जगह पे Xc लेके आता हूँ, तो ये हमारा राइट आंसर है। ओके, बाकी तो ये सारी चीज़ें गलत है। ओके, इस तरीके से बार्टलेट सर ने हमारे नहीं सोचा था। ओके, ना ही बोथ Xc एंड O2 और गैसेस, इसीलिए भी ऐसा कुछ नहीं था। ओके, तो बाकी के सारे इनकरेक्ट है। ओके, सबसे करेक्ट वाला हमारा यही है, ओके, जो सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाली चीज़ दोनों की होती है। चलो देखते हैं अगला सवाल। ऑक्सीजन एंड सल्फर बोथ आर द मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। अब ये तो भाई कुछ नई बात है नहीं, बट वाटर इज लिक्विड while H2S is gas। ओके, मतलब H2O is liquid while H2S is gas बोला है, और फिर बिकॉज पूछा है, क्यों भाई। अब वजह जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें एक एक करके हम लोग देखते हैं कि भाई सही ऑप्शन कौन सा वाला होगा। तो सबसे पहला है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज मोर। अपने आप में ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कुछ 18 है, और अगर अपन H2S का ढूंढेंगे तो कुछ 34 आएगा। ओके, ऑक्सीजन का 16, 2 हाइड्रोजन का 2, 18 हो गया। ओके, वही है, देखो ऑक्सीजन का 16 करेक्ट, 2 हाइड्रोजन का 2, 18। वैसे ही H2S में भी सल्फर का 32, 2 हाइड्रोजन का 2, 34 करेक्ट। अब ये बताने की ज़रूरत है नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग मॉलिक्यूलर वेट कैसा निकालना है, और उससे पता चल रहा है भाई वाटर का 18 है, H2S का 34 है, वाटर का तो कम है H2S से। बोला है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज मोर, ज़्यादा बोला है, गलत। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज मोर, ये भी गलत। ऑक्सीजन से कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की। पॉलिंग स्केल पर देखेंगे ना हम लोग, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, सल्फर की 2.5 है। ओके, ये भी गलत। फिर H2S इज वीक एसिड, कुछ लॉजिक नहीं है इसका और वाटर का लिक्विड होने का और H2S का गैस होने के साथ, कुछ लॉजिक नहीं है। ओके, H2S इज वीक एसिड का बस ऐसी फंसाने के लिए कोई ऑप्शन दिया होता है। अब बढ़ते हैं, ये तीनों भी गलत है, तो लास्ट वाला ही सही होगा। अब सही क्यों है ये बताता हूँ। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखना कुछ इस तरीके से होती है, पढ़ी है हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में, तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, करेक्ट, इस तरीके से पार्शियल पॉजिटिव ऐसे। ओके, यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे इस तरीके से। तो ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्जेस है, ओके, इन जनरल बोल रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है कितना है क्या है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो इन जनरल ऑक्सीजन के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ओके, कैसे? ये एक मॉलिक्यूल के है, ओके, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स, ये दूसरे मॉलिक्यूल के हैं, तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ओके, और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इंटरैक्शन होगा इनके बीच में। ओके, लगाव होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड पैदा हो जाएगा इनके बीच में, मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में हमारे क्लास 11 के, तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से, इस वाले वजह से जो इंटर मॉलिक्यूलर है, दो मॉलिक्यूल के बीच में है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को दूर लेके जाना मुश्किल हो जाता है। और हमें तो पता है भाई कि अगर हमें सब्सटेंस को स्टेट उसका बदलना है, लिक्विड से गैस में भी लेके जाना है या फिर सॉलिड से लिक्विड में भी लेके जाना है, स्टेट बदलना है, तो हमें उनके बीच के जो मतलब उनके जो पार्टिकल्स है सब्सटेंस के, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है। अब सपोज हमारा जो यहाँ पर वाटर है, ये लिक्विड स्टेट में, ओके, हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इस वजह से जब हम लोग इसको गैसियस स्टेट में बदलना चाहते हैं, ओके, मतलब वाटर वेपर में बदलना चाहते हैं, तो हमको ढेर सारी एनर्जी देनी पड़ती है एक्स्ट्रा में इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी ओवरकम करने के लिए। ओके, तो इस वजह से वाटर का जो ढेर सारी एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करना पड़ेगा। और याद आ रहा है यही कॉन्सेप्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है देन H2S, तो यहां पर भी वही कहानी है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर हमको हीट करना पड़ेगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ओवरकम करने के लिए इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तब जाके ये थोड़ा और दूर जाएंगे और गैस में बदलेंगे। तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करना पड़ रहा है, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाती है वाटर की, और वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि H2S से ज़्यादा हो जाती है। अब इसी लॉजिक की वजह से वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कुछ हो जाती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और वही बेचारा हमारा H2S की बॉइलिंग पॉइंट, ओके, याद रखने की ज़रूरत है नहीं, पर वो इतनी कम हो जाती है, वो इतनी कम है, ओके, ऐसे समझ लो कि वो हमारे रूम टेम्परेचर से भी बहुत कम टेम्परेचर पर ही वो हमारा H2S बॉयल हो जाता है।
मतलब गैस में चला जाता है। तो इसीलिए रूम टेम्परेचर पर हमारा H2S गैस होता है, और ऑन द कॉन्ट्ररी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, और वो इतना हो जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो इसीलिए हमारे रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है। बस, तो इसीलिए भाई बता दिया हम लोग ने, बिकॉज क्यों, वाटर लिक्विड H2S गैस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो यही अपना ऑप्शन राइट है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देम। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा मेरे साथ सवालों को सॉल्व करने में, आपने भी आपके दिमाग को दौड़ाया होगा एकदम अच्छे से, चीज़ों को, चैप्टर को पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट्स को आप भी थोड़ा सीख गए होंगे कि किस तरह से इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक भी मैंने आपको बताई कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, और नीट का फ़ायदा कैसे उठाना है, सिंगल करेक्ट आंसर इस चीज़ का। ओके, तो जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।